ये जो एक्ट है इसके बारे में पढ़ लेते हैं सबसे ना। जैसे आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल्स ऑफ ऑल दी एक्ट्स, मैं सिर्फ आपको ना ब्रॉडर एक आइडिया बता रही हूँ। जैसे ना कल हमने डीम्ड फॉरेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना। तो ये एक्ट ना कहीं वहां से भी जुड़ता है, ये जो हमारे पास फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। जैसे ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में है। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझो। मैंने आपको कल भी बताया था कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 ब्रिटिशर्स का टाइम का एक्ट है। तो वो ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल एग्जर्ट करने के लिए बनाया था ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज। वहाँ पे ना फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात नहीं होती। फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होती है 1980 में विद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, बहुत लेटर होती है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980 के साथ फॉरेस्ट कंजर्वेशन की बात होती है। उससे पहले वी हैड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927 विच प्राइमरीली टॉक्ड अबाउट कि कैसे हमें फॉरेस्ट का यूज करना है, इवन इफ इट मेंट एक्सप्लॉयटेटिव यूज ऑफ द फॉरेस्ट। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में विच टॉक्ड अबाउट द फॉरेस्ट, और फिर डीम्ड फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट आया 1996 के थिरुमलपड़ जजमेंट के बाद। और उसके बाद डीम्ड फॉरेस्ट को भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में जोड़ लिया गया। उससे पहले वही फॉरेस्ट थे जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में थे। ठीक है, इतना समझ में आया सबको। नाउ वी हैव फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2020। 2023 में भी इस एक्ट को अमेंड किया गया। अब यहां पर ना कुछ लैंड्स को ऐड किया गया, कुछ लैंड्स को रिमूव किया गया। पहली चीज तो वो है। दूसरा जो यहां पर ये था ना कि पहले ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट को अपने किसी डिपार्टमेंट को फॉरेस्ट लैंड देना है ना, ये वहां पे वो कुछ भी करें, स्टेट गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट को या अपनी मिनिस्ट्री को फॉरेस्ट लैंड देना है तो वो दे सकते थे। ठीक है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल तभी चाहिए होता है जब स्टेट गवर्नमेंट को ना वो लैंड प्राइवेट एंटिटी को देना होता था। ठीक है, बट इस अमेंडमेंट के बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट या अपनी मिनिस्ट्री को भी लैंड देना है तो उसे तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ प्राइवेट एंटिटी को देना होता था ना तो अप्रूवल चाहिए होता था। So that is one aspect. The most important aspect is कि कौन से land would be deemed as forest land or not to be conserved under the Forest Conservation Act, वो पहला है। दूसरा एस्पेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट को ना अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल चाहिए अगर उसे ये अपने किसी डिपार्टमेंट को देना है तो भी इट टू दी ऑल दी एंटिटीज, तो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए। देन दी अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि फॉरेस्ट के बीच में ना जूस, सफारीज और इको टूरिज्म फैसिलिटीज इंट्रोड्यूस कर दी गई। तो इसके फायदे भी हैं, इसके नुकसान भी हैं। फायदे ये हैं कि लोगों को फॉरेस्ट के बारे में पता चलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, फुटफॉल बढ़ेगा, है ना, रेवेन्यू बढ़ेगा, ऑल ऑफ दैट, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आसपास के लोगों को। नुकसान ये है कि आपने फॉरेस्ट के बीचों बीच ये इंट्रोड्यूस कर दिया, सो इट माइट बी प्रॉब्लमैटिक ऑल्सो। राइट, सो दैट्स द थर्ड एस्पेक्ट दैट इज इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली प्रोज एंड कॉन्स हर एक एस्पेक्ट के हैं, बट अभी हम ये कह रहे हैं है क्या। और उसके बाद जो फर्स्ट एस्पेक्ट था ना कि हमने कुछ लैंड्स को एक्सक्लूड किया है, तो अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में वो लैंड इंक्लूडेड है जो फॉरेस्ट नोटिफाई किया गया है आईएफए के अंडर या किसी भी और लॉ के अंडर, और जो गवर्नमेंट में फॉरेस्ट, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है आफ्टर 1980। तो इन लैंड्स को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट फॉरेस्ट की तरह ट्रीट करेगी। किसी भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अगर वो फॉरेस्ट है और 1980 के बाद गवर्नमेंट ने उसको फॉरेस्ट नोटिफाई किया है।
अब अगर कोई लैंड रिकॉर्डेड एज अ फॉरेस्ट बिफोर दिस डेट बट नॉट नोटिफाइड एज वन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विल बी एक्सक्लूडेड। ये समझिए इसका क्या पॉइंट है कि आपने ना, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो इसको थोड़ा स्लोली स्लोली समझेंगे। सबसे पहले ना आपको इस एक्ट का प्राइमरी आइडिया समझना है कि हम ना फॉरेस्ट की कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट लैंड कौन सा है वो प्राइमरीली इस अमेंडमेंट एक्ट का पर्पस था डिसाइड करना। So there were certain areas which were included and there were certain areas which were excluded. अब अगर हम included की बात करें, पहले तो हमें यही समझना है included कौन सा है। तो किसी भी गवर्नमेंट एक्ट के अंडर अगर वो फॉरेस्ट रिकॉर्डेड है तो उसको इंक्लूड किया जाएगा, चाहे वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट हो या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एक्ट हो। उसके बाद फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आने के बाद अगर गवर्नमेंट ने कोई भी फॉरेस्ट रिकॉर्ड किया है एज फॉरेस्ट तो उसको इंक्लूड किया जाएगा। एक्सक्लूड किया जाएगा कि जो रिकॉर्डेड था बट गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं किया है ना, वो एक्सक्लूड किया जाएगा। दूसरा है कि जो नॉन फॉरेस्ट पर्पस में चेंज हो गया बिफोर 1996, बिफोर द थिरुमलपड़ जजमेंट, उससे पहले जो नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो गया, दैट विल बी एग्जेम्प्टेड और नॉट इंक्लूडेड। प्लस स्टेट गवर्नमेंट को अब किसी भी एंटिटी को प्राइवेट या अपने डिपार्टमेंट को देने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी है। Plus zoos and ecotourism facilities are allowed. So these are the three domains of Forest Conservation Amendment Act of 2023. Is this clear? थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा इसमें, बट आई थिंक आप एक दो बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। ब्रॉडली हमें तीन चीजों पे ही बात करनी है, ठीक है। देन मोदी जी का एक इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम। सो दैट इज 2024 में ही स्टार्टेड दिस कैंपेन कि आप environmental responsibility, that is planting a tree, should come along with your responsibility or your tribute towards your mothers also. So he started this with the planting of a peepal tree back in 2024. 5th June is actually World Environment Day, right? So काफ़ी पेड़ लगाए गए इस दौरान and we had almost 80 crore seedlings have been planted. 100 million trees का जो इनिशिएटिव था ना, ये महाराष्ट्र का था। तो इन्होंने ना क्या किया, 5 लाख के करीब पेड़ काट दिए for their development, for their infrastructure projects. So they have decided to plant 100 million trees. ठीक है, सो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है ये। फिर बॉन्ड चैलेंज भी कुछ इसी के ऊपर है। बॉन्ड चैलेंज इज मोर और लेस टॉकिंग अबाउट कन्वर्टिंग द वर्ल्ड्स डीफॉरेस्टेड और डिग्रेडेड लैंड इनटू रीफॉरेस्टेड लैंड। तो वो कहते हैं, बॉन्ड चैलेंज ने ये बोला है कि 2030 वाला जो डेकेड है, बेसिकली 2020 और 2030 दोनों का था। 2020 में उन्होंने बोला था 1.5 मिलियन हेक्टेयर वो रिस्टोर करेंगे और इसमें 350 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 150 350। और इंडिया का था 6 मिलियन, सॉरी नहीं 13 मिलियन और 8 मिलियन। तो इंडिया का जो प्लेज था वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, बट दैट्स बॉन्ड चैलेंज, ठीक है। एंड देन यू हैव समथिंग नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव। उन्होंने भी 2020 में ये लॉन्च किया था। ये वाली जो डेकेड है 1 ट्रिलियन ट्रीज ये लगाएंगे। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, 3 इनिशिएटिव्स की हमने बात करी, वुड एनक्रोचमेंट तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, है ना। जैसे एक है एक पेड़ माँ के नाम, मोदी जी का है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ कोलैबोरेशन में हुआ है वो। देन यू हैव बॉन्ड चैलेंज, जिसमें हम डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करने की बात करें। 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव एंड 100 मिलियन ट्रीज इनिशिएटिव, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है।
अब ना कुछ टर्म्स हैं जो मैं अगेन बेसिक सी टर्म्स है। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन होता है कि आपने ना ऑलमोस्ट पूरे फॉरेस्ट को ही काट दिया, खत्म कर दिया। फिर एक हमारे पास ना टर्म आता है फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट डिग्रेडेशन क्या होता है कि आपने ना फॉरेस्ट, मतलब इट इज स्टिल अ फॉरेस्ट, यू हैव नॉट लाइक रेस्ड ऑल द ट्रीज फ्रॉम अ फॉरेस्ट टू कॉल इट एज डिफॉरेस्टेशन। वो फॉरेस्ट अभी भी है, लेकिन आपने ना वहां पर पेड़ों को, कुछ कुछ पेड़ों को काट दिया है ना, एंड द amount of services that the amount of ecological services that forest was offering before the human interventions have actually gone down। तो वो जो फॉरेस्ट, वो जो इकोसिस्टम सर्विसेज पहले ऑफर कर रहा था ना, अब वो ऑफर नहीं कर रहा क्योंकि फॉरेस्ट डिग्रेड हो गया। सो दैट इज व्हाट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन इज। पूरा डिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ, बट फॉरेस्ट डिग्रेडेशन में क्या होता है, जो भी फॉरेस्ट इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफर करा तो काफी कम हो जाती है। देन यू हैव एफॉरेस्टेशन एंड रीफॉरेस्टेशन। इन दोनों में क्या फर्क है, क्या कोई बता सकता है? एफॉरेस्टेशन और रीफॉरेस्टेशन में क्या फर्क है? एफॉरेस्टेशन होता है हम नए एरिया में फॉरेस्ट लगा रहे हैं जहां पे पहले कुछ नहीं था। हाँ, रिफॉरेस्टेशन होता है कि ऑलरेडी वहां पे फॉरेस्ट था, डिफॉरेस्टेशन हो गई, अब हम उसको रिफॉरेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में लगा तो पेड़ ही रहे हैं, बट कहाँ पर कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो एफॉरेस्टेशन कहलाएगा या वो रिफॉरेस्टेशन कहलाएगा। ठीक है, देन वी हैव समथिंग नोन एज मियावाकी मेथड। मियावाकी मेथड में ना दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। जापानीज बॉटनिस्ट थे अकीरा मियावाकी, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। इसमें ना हम अर्बन फॉरेस्ट की बात करते हैं या फॉरेस्ट को लगाने की बात करते हैं अर्बन एरियाज में। हम ना नेटिव स्पीशीज को चूज करते हैं। जिस भी एरिया में हम अर्बन फॉरेस्ट लगाने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे जो नेटिव स्पीशीज होंगी उनको हम चूज करेंगे, जो इजीली ग्रो कर सकती हैं, जिनको ज़्यादा स्क्रूटनी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको हम चूज करते हैं। बहुत ही डेंस एरिया में हम प्लांट करते हैं, मतलब वी प्लांट देम रियली डेंसली, रियली टुगेदर। अब इसका एक रीज़न ये भी होता है कि ईच ऑफ देम कैन एक्चुअली सपोर्ट ईच अदर एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ द वीड। ठीक है, सो नेटिव स्पीशीज आर इंक्लूडेड है। अर्बन एरियाज में हम फॉरेस्ट लगाने की बात करें, एंड इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनेबल आफ्टर 2 to 3 years। मतलब किसी भी मियावाकी फॉरेस्ट को आप 2 से 3 साल के लिए ही देखते हो, उसके बाद वो मेंटेनेंस फ्री हो जाता है। उसके बाद वो मेंटेनेंस फ्री हो जाता है, उसके बाद हम उसे उसका ध्यान नहीं रखते। जैसे हम गार्डन्स की बात करें या हम प्लांटेशंस की बात करें, वहाँ पे तो हम कंटिन्यूसली स्क्रूटनाइज कर रहे हैं ना, कंटिन्यूसली हम डीवीडिंग कर रहे हैं प्लांट्स को, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। तो ये एक ऐसा तरीका है जहां पर हम अर्बन फॉरेस्ट बनाने की बात करें। ठीक है, अर्बन एरियाज में गार्डन्स नहीं, या अर्बन एरियाज में ग्रीन स्पेसेस नहीं, अर्बन एरिया में फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का सबसे बड़ा जो एक डिफरेंशिएटिंग फीचर होता है वो यही होता है दैट दे आर सेल्फ सस्टेनेबल। तो हम वही तरीके यूज करेंगे कि स्पीशीज भी हम नेटिव ले रहे हैं जिनको ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, and we will scrutinize them, we will take care of those trees for 2 to 3 years, and then they will become maintenance free, and we plant them in really close spaces। मतलब काफ़ी हम ना डेंस स्पेसेस में इनको एज क्लोज एज पॉसिबल प्लांट करते हैं। उससे एक तो जगह कम लगती है, दूसरा दो ट्रीज सपोर्ट ईच अदर, तीसरा वीड्स नहीं आती, राइट तो है। और इसमें ना हम मल्चिंग यूज करते हैं। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग होता है जैसे आपने ना सीड्स सो करी, आपने ना इसे कवर कर दिया विद डेड लीव्स, लिटर। अब मल्चिंग का सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि इट प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, वाटर इवेपोरेशन रोकेगा क्योंकि ये कवर्ड है। दूसरा, अगर यहाँ पर कोई वीड की सीड है ना, अब ना जैसे आपने क्या किया, ऐसे माउंट्स बनाए और यहाँ पर आपने अपने ट्रीज के सीड्स लगा दिए, बाकी आपने कवर कर दिया विद मल्च। तो अगर यहाँ पर कोई सीड है ना वीड की, तो अब वो तो कवर्ड है विद मल्च, उसको तो सनलाइट नहीं मिलेगी, वो ग्रो नहीं कर पाएगी। तो मल्चिंग वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करता है, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज ए नेचुरल वीडी साइड, क्योंकि वीड्स नहीं ग्रो कर पाते बिकॉज दे आर कवर्ड इन मल्च एंड दे विल नॉट हैव सनलाइट रीचिंग देम। ठीक है, सो ये भी है एक।
रोशन, मैं आपकी ना जो डाउट है वो क्लास के बाद ले लूंगी ना, मैं एकदम बीच में तो आई कांट टेल यू हाउ टू मेक नोट्स, राइट? राइट, सो दिस इज योर मियावाकी मेथड। ठीक है, मियावाकी मेथड ब्रॉडली यही है कि हम वही प्लांट्स पिक करते हैं, एक तो नेटिव और सॉइल क्वालिटी को एनालाइज करके जो उन कंडीशंस में इजीली ग्रो कर पाएंगे। फिर हम 3 सालों तक तो उनको फर्टिलाइजर्स, बायोमास, वाटरिंग सब करते हैं, मल्चिंग करते हैं। बट आफ्टर 3 years somehow they become maintenance free and they can be left as such. So it allows for planting of more trees in less space, easier to sustain. They are very easy to sustain. इंडिया में भी ना जगह जगह पर हो रहा है। आपने दिल्ली में जैसे नोएडा जू का एग्जांपल लिया, दिल्ली में बहुत जगह है, तेलंगाना में है। तेलंगाना में तो ना इसे तेलंगाकू हरिता हरम के नाम से भी प्रमोट किया जा रहा है, सेपरेट स्कीम के तौर पे। एंड देन इट इज़ ऑल्सो वेस्ट बंगाल में वी हैव 100 day स्कीम, जिसमें डेंस फॉरेस्ट प्लांट किए जाएंगे मियावाकी मेथड के हेल्प से। फिर सबसे पहला जो प्रकाश जावड़ेकर जी ने ना अर्बन फॉरेस्ट आनंद वन इनॉग्रेट किया था 2020 में। देन यू हैव से ट्रीज एनजीओ जो बैंगलोर में ये कर रहे हैं। सो मियावाकी मेथड इज वेरी सक्सेसफुल एंड इट इज बीइंग अडॉप्टेड अक्रॉस इंडिया। अक्रॉस इंडिया इसको अडॉप्ट किया जा रहा है, राइट? उसके बाद ना एक हमारे पास इसी से मिलता जुलता है नगर वन। नगर इज सिटी, वन इज फॉरेस्ट। तो ये भी ना 2020 में स्कीम लॉन्च की गई थी कि 200 अर्बन फॉरेस्ट हम 5 साल में लगाएंगे अक्रॉस द कंट्री। और जैसे ये स्टार्ट हुआ था महाराष्ट्र के वर्जे अर्बन फॉरेस्ट से। एंड इट कैन बी थ्रू मियावाकी मेथड, इट कैन बी थ्रू एनी अदर मेथड, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट अर्बन फॉरेस्ट लगाने की बात हो रही है। और पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा मेनली थ्रू कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। ये क्या है अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो बीइंग प्रमोटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, सो तरीका मियावाकी मेथड हो सकता है, लेकिन जो स्कीम है वो नगर वन है। देन वनीकरण प्रोजेक्ट। वनीकरण प्रोजेक्ट ना, वनीकरण इज एफॉरेस्टेशन। ठीक है, जो उनकी लोकल लैंग्वेज में वनीकरण इज एफॉरेस्टेशन। अब ना हुआ क्या कि केरला में ना वायनाड है ना, वायनाड इज इन केरला। तो वहां पर ना सेना स्पेक्टेबिलिस नामक एक इन्वेजिव स्पीशीज ने पूरा मतलब खत्म कर दिया है बाकी प्लांट्स को। सो सेना स्पेक्टेबिलिस है स्पेशली इन द सुल्तान बाथरी फॉरेस्ट रेंज में ना। सो वनीकरण प्रोजेक्ट के तहत दे आर अपरूटिंग दी सेना स्पेक्टेबिलिस एंड दी अदर इन्वेजिव स्पीशीज लाइक आपके पास लैंटना कमारा है, आई एम श्योर ये आप फेमिलियर नाम हो गया होगा। सिमिलरली माइकानिया माइक्रेंथा है, ये भी बहुत प्रोमिनेंट इन्वेजिव स्पीशीज है। एंड सेना स्पेक्टेबिलिस, तो इसको ना मैन्युअली अपरूट कर रहे हैं। जैसे वनीकरण प्रोजेक्ट इज इन केरला फॉर सेना स्पेक्टेबिलिस, सिमिलरली मिशन लंटाना is in Rajasthan for Lantana Camara. ठीक है, सो इसको अप्रूव करके दे वांट टू प्लांट नेटिव ट्रीज देयर। वनीकरण प्रोजेक्ट, तो दिस इज सेना स्पेक्टेबिलिस। ये भी नेटिव है टू ट्रॉपिकल अमेरिका, जैसे लैंटना कमारा थी। और ये भी ना बाकी प्लांट्स को ग्रो नहीं करने देती बिकॉज इट रिलीजेस अ लॉट ऑफ अलीलोपैथिक केमिकल्स। ठीक है, अलीलोपैथिक सब्सटेंसेस और अलीलो केमिकल्स, तो बाकी प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। एंड इट इज़ वेरी इन्वेसिव, इट ग्रोज वेरी फास्ट। एंड हर्बीवोर्स इनके ऊपर फीड नहीं करते, तो हर्बीवोर्स कम होने शुरू हो जाते हैं। हर्बीवोर्स के लिए फूड शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, सो IUCN स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है। इतना तेज़ी से अगर कोई ग्रो करेगा है ना, और इतनी तेज़ी से फैलेगा, तो IUCN स्टेटस तो लीस्ट कंसर्न ही है, होगा, है ना।